गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अगर आप 11th, 12th, बीकॉम, एमकॉम और यूजीसी नेट सेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको हमारी आने वाली नोटिफिकेशन का पता चल सके। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो हम आपका लिंक पढ़ाई से टूटने नहीं देंगे। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि अदर्स चैनल पर कभी किसी टॉपिक पर तो कभी किसी टॉपिक पर वीडियोस आती रहती हैं, जिससे आपकी यूनिट्स और सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो कभी कभी काफ़ी दिन का गैप हो जाता है, जिससे आपका पढ़ाई से ध्यान हट जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। हम आपको इस चैनल पर हर एक टॉपिक को क्लियर करवाएंगे ताकि आप फ्यूचर में ग्रो कर सकते हैं और आप सभी प्रकार की प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हैं। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हमेशा रहेंगी। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशन, सबसे पहले हम कम्युनिकेशन का थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। देखो, कम्युनिकेशन शब्द को लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है कॉमन, टू मेक कॉमन। कॉमन का अर्थ है कि जो क्वालिटी सेंडर के अंदर होती है। सेंडर कौन होता है? जो मैसेज को भेजता है, जिसके दिमाग में सबसे पहले आइडिया जनरेट होता है, क्रिएट होता है, वो कौन होता है? सेंडर होता है। जो क्वालिटी सेंडर के अंदर होगी वही क्वालिटी वो रिसीवर के अंदर भी देखेगा। दोस्तों, कम्युनिकेशन दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में समान रूप से होता है, चाहे वो सेंडर हो चाहे वो रिसीवर हो। उतना ही जरूरी सेंडर के लिए है मैसेज जितना रिसीवर के लिए जरूरी होता है। कम्युनिकेशन का अर्थ है जब दो व्यक्ति आपस में मिलकर अपने तथ्यों, विचारों, भावनाओं आदि को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हस्तांतरण करने व समझाने की कला से है। देखो, कम्युनिकेशन में सिर्फ और सिर्फ अपनी भावनाओं, सूचनाओं, तथ्यों, विचारों को ट्रांसफर करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जब तक रिसीवर तक को वो मैसेज समझ ना आ जाए और वो फीडबैक ना दे, तब तक वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं माना जाता। तो आई होप कि आपको कम्युनिकेशन का मीनिंग समझ आ गया। तो अब हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन की विशेषताएं, फीचर्स। देखो, सबसे पहले हमने देखा कि कम्युनिकेशन में दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है। देखो, एक अकेला व्यक्ति कम्युनिकेशन कर सकता है, वो खुद से आपस में अब खुद से बातें करके, या वो डांस की रिहर्सल कर रहा है, या वो सिंगिंग कर रहा है। तो ये हो गए जब एक व्यक्ति खुद से कम्युनिकेट करता है, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रा कम्युनिकेशन। इंट्रा कम्युनिकेशन। अब देखो, कम्युनिकेशन के अंदर कम से कम दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना जरूरी है। कम्युनिकेशन की ये प्रथम महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए, क्योंकि कोई अकेला व्यक्ति स्वयं के साथ विचारों का आदान प्रदान नहीं कर सकता है। अपनी बात कहने के लिए और एक सुनने वाले की जरूरत होती है। कम से कम दो व्यक्ति हो, जिसमें एक सूचना भेजने वाला, जिसको हम सेंडर बोलते हैं, सूचना भेजने वाले को सेंडर और सूचना ग्रहण करने वाले को हम रिसीवर बोलते हैं। सेकंड पॉइंट है विचारों का विनिमय। विचारों के आदान प्रदान के अभाव में संदेश वाहन की कल्पना नहीं कर सकते। अगर आपके पास कोई भी आइडिया नहीं है, ना विचार है, ना कोई सूचना है, तो उसके बिना कम्युनिकेशन संभव नहीं है। तो संदेश वाहन के लिए हमारे पास कुछ तथ्य, आदेश, विचार, भावना का होना बहुत जरूरी है।
आपसी समझ ये कम्युनिकेशन की तीसरी विशेषता है, जिसमें सूचना भेजने वाले का अपनी बात कहने का जो भाव है उसी अर्थ में सूचना प्राप्त करने वाला उसे समझ ले। संदेश वहन की प्रक्रिया के लिए सूचना प्राप्तकर्ता के लिए सूचना का पालन करना आवश्यक नहीं है, मात्र समझ लेना ही पर्याप्त है। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई अपनी दिल की बात या कोई प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करता है तो आपको वो बातें सुन लेनी चाहिए, चाहे आप उसका पालन करो या मत करो, लेकिन दूसरे की फीलिंग्स को रखने के लिए आपको उसकी बात मान लेनी चाहिए। चौथा है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संदेशवाहन। देखो, प्रत्यक्ष को डायरेक्ट कम्युनिकेशन बोलते हैं। डायरेक्ट कम्युनिकेशन में दो पर्सन्स का आमने सामने होना बहुत जरूरी है। जब दो व्यक्ति आमने सामने फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन। और अप्रत्यक्ष कम्युनिकेशन का अर्थ है कि जब दो पर्सन कम्युनिकेशन तो करते हैं, बातचीत तो करते हैं, अपनी सूचनाओं को, अपने तथ्यों को, अपने विचारों को आदान प्रदान तो करते हैं, लेकिन उनका आमने सामने होना जरूरी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल, टेलीफोन पे बात करना, जैसे हम फोन पे बात करते हैं, ईमेल पे बात करते हैं, व्हाट्सएप पे बात करते हैं, इंस्टाग्राम पे बात करते हैं, लेकिन उसमें हम आमने सामने नहीं होते हैं, बल्कि हम कम्युनिकेट करते होते हैं। पांचवा है लगातार प्रक्रिया। देखो, संदेशवाहन कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है। जैसे व्यवसाय में प्रबंधक द्वारा अपने अधीनस्थों को कार्य सौंपना, कार्य की प्रगति जानना एवं दिशा निर्देश देना आदि क्रियाएं लगातार चलती रहती है। दोस्तों, कम्युनिकेशन कभी खत्म नहीं होता। हम देखो, अपने फैमिली के साथ कम्युनिकेट करते हैं, फिर स्कूल जाते हैं तो स्कूल में कम्युनिकेट करते हैं, फिर अपने फ्रेंड्स से कम्युनिकेट करते हैं। तो मतलब कम्युनिकेशन एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी खत्म नहीं हो सकती। शब्दों व संकेतों का प्रयोग। देखो, कम्युनिकेशन के अंदर हम शब्दों तथा संकेतों का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हमें गुस्सा आता है तो हम आंखें दिखाते हैं, अगर हमें किसी को चेयर्स करना है तो हम ऐसे ऑल द बेस्ट करते हैं उसको, घंटी बजाना, गर्दन हिलाकर कोई बात कहना, क्रिकेट में हाथ की उंगली उठाकर कोई निर्णय देना आदि संकेतों का प्रयोग हम कम्युनिकेशन में करते हैं। तो आई होप कि आपको कम्युनिकेशन की विशेषता समझ आ गई होगी। अब हम पढ़ते हैं कम्युनिकेशन का प्रोसेस। देखो, कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर सबसे पहला आता है सेंडर। सेंडर आपको पहले बताया है कि सेंडर कौन होता है। सेंडर वो व्यक्ति होता है जिसके दिमाग में सबसे पहले आइडिया आता है और जो मैसेज को भेजने का काम करता है। और मैसेज किसको भेजता है? ये मैसेज भेजता है प्राप्तकर्ता को, प्राप्तकर्ता रिसीवर को। तो सबसे पहला कम्युनिकेशन का प्रोसेस है, ये हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। बीच में इसमें कोई पॉइंट को हम स्किप नहीं कर सकते हैं या पॉइंट्स को आगे पीछे नहीं लिख सकते हैं। तो सबसे पहला है सेंडर, फिर आता है हमारा मैसेज, फिर आता है हमारा एनकोडिंग, फिर आता है हमारा मीडिया, फिर आता है डिकोडिंग, फिर आता है रिसीवर और सबसे लास्ट स्टेप है वो है फीडबैक। तो अब हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले सेंडर। देखो, सेंडर वो व्यक्ति होता है जो दूसरे व्यक्ति को अपने विचार भेजता है, उसको हम बोलते हैं सेंडर। सेकंड आता है मैसेज। देखो, मैसेज कोई सब्जेक्ट मैटर होता है जो हम रिसीवर तक भेजना है। कोई भी फीलिंग्स हो सकती है, कोई ओपिनियन हो सकता है, कोई राय हो सकती है, कोई व्यू हो सकती है, किसी को ऑर्डर देना है या किसी को सजेशन देना है, किसी को एटीट्यूड दिखाना है, तो वो सारे हमारे मैसेज होते हैं। अब थर्ड स्टेप हमारा है एनकोडिंग। एनकोडिंग के अंदर सेंडर रिसीवर को जो मैसेज भेजना चाहता है वो उसको शब्दों में, इशारों में, चित्रों में आदि की सहायता से उसको भेजता है ताकि रिसीवर को वो बातें अच्छे से समझ आ सके।
चौथा है हमारा मीडिया। मीडिया वह व्यक्ति जो संदेश भेजने का इच्छुक होता है, वो संदेश वाहन के किसी माध्यम का प्रयोग करना पड़ता है उसको, क्योंकि मैसेज जब हम भेजते हैं तो किसी साधन के या किसी माध्यम के द्वारा ही हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संदेश पहुंचाते हैं। तो हम पत्र के द्वारा, टेलीफोन पर, ईमेल पर, संकेतों पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर आदि के माध्यम से मैसेज को ट्रांसफर कर सकते हैं। पांचवा है हमारा संदेश वाचन, जिसको हम डिकोडिंग बोलते हैं। सेंडर द्वारा विचारों को संक्षेप में चिन्हों या संकेतों आदि के रूप में भेजा जाता है। इनका सही अर्थ समझना संदेशवाहन या डिकोडिंग कहलाता है। देखो, इससे पहले पीछे हमने मीडिया के अंदर संदेश को कैसे भेजेंगे वो पढ़ा था, और उससे थर्ड पॉइंट पे हमने एनकोडिंग पढ़ा था, जिसमें हमने शब्दों व चित्रों का या इशारों का प्रयोग करा था। लेकिन अब इन शब्दों व इशारों को ठीक तरीके से रिसीवर समझ सके, इसी को ही हम डिकोडिंग बोलते हैं। अब आता है हमारा 6 पॉइंट रिसीवर। रिसीवर वो व्यक्ति होता है जिसके पास संदेश भेजा जाता है, उसको हम रिसीवर बोलते हैं। मैसेज भेजेगा कौन? सेंडर, और प्राप्त कौन करेगा? रिसीवर। सेवंथ स्टेप है हमारा फीडबैक तब दिया जाता है जब रिसीवर को अगर कोई बात समझ आ जाती है तो वो सेंडर को फीडबैक देता है कि भाई जो आपने हमें मैसेज भेजा है वो हमें अच्छे से क्लियर हो गया है, तो आप इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। तो ये प्रोसेस वापस रिसीवर से वापस सेंडर के पास चला जाता है। तो ये प्रोसेस हमेशा कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसलिए ये हमेशा कभी ना खत्म होने वाला प्रोसेस है जो हमेशा चलता रहता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, हमारी एक दिन में 2 वीडियो आया करेंगी, एक सुबह 10 बजे और एक शाम को 7 बजे। तो आप सारी वीडियो को देखें ताकि आप अपनी पढ़ाई को आगे कर सकें और अपने फ्यूचर को ग्रो कर सकें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।